डियर स्टूडेंट, लिटल बाय दिलशाद में आज आपका पुनः स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो विशेष प्रकार से बीए फर्स्ट ईयर अर्थात सेमेस्टर सेकंड के लिए है, जो रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री पे आधारित है, इंग्लिश पोएट्री पे आधारित है। आपको के सामने है स्क्रीन पे। मैं बहुत देर नहीं करना चाहता। कोर्स टाइटल है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री और फॉर्म्स ऑफ पोएट्री यूनिट फर्स्ट है। इसमें हमने सॉनेट पढ़ लिया, एलिजी पढ़ लिया, ओड पढ़ लिया, द एपिक पढ़ लिया, द बैलेड पढ़ लिया है, द लिरिक पढ़ लिया। आज हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करते हैं। ये देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले ड्रामेटिक मोनोलॉग का इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम इन विच अ सिंगल कैरेक्टर इन identifiable and distinct from the poet speaker to a silent listener in a specific setting, revealing his or her personality, motives and psychological through the speech। देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, इज अ पोएम इन विच अ सिंगल कैरेक्टर, जिसमें सिंगल कैरेक्टर आइडेंटिफिएबल अर्थात पहचान योग्य एक कैरेक्टर होता है जो पहचान होता है, एंड डिस्टिंक्ट वो अलग होता है, विशिष्ट होता है, फ्रॉम द पोएट वो पोएट से अलग होता है। स्पीक्स वो बात करता है, बोलता है। अ साइलेंट लिसनर जो साइलेंट लिसनर से अर्थात यूं कह लीजिए कि कोई ऐसा आदमी जो कुछ कह नहीं सकता उससे वो बात करता है। स्पेसिफिक सिटिंग और इसकी एक महत्वपूर्ण सेटिंग होती है। रिवीलिंग हिज और हर पर्सनालिटी वो उसके जो पर्सनालिटी को रिवील करता है। मोटिव्स को, उसके विचार को प्रस्तुत करता है, खोलता है। उसकी साइकोलॉजी को खोलता है। थ्रू द स्पीच एक ऐसी स्पीच होती है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है, स्पीच के थ्रू वो एक विशिष्ट जो कैरेक्टर होता है वो अपनी बात को कहता है, और वो ऐसा जो होता है वो साइलेंट लिसनर होता है, जो वहां पर बोलने वाला नहीं होता है। उसके सामने वो अपनी बात करता है और उसमें सारी चीजें वो अपनी खोल के रख देता है। तो आगे देखिए क्या कहता है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज नॉट मेयरली अ लॉन्ग लिरिक और अ कन्फेशंस। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, ये लंबी कोई लिरिक नहीं होती है। हालांकि ड्रामेटिक मोनोलॉग ये इसको लिरिक कहा गया, लेकिन ये लिरिक नहीं होती है। और अ कन्फेशन इट्स डिफाइनिंग एलिमेंट इज द ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट। इसका जो डिफाइनिंग एलिमेंट्स होता है ये ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट में होता है, ड्रामेटिक जो है प्रिटेक्स्ट में होता है। एंड द वे द स्पीकर इनएडवर्टेंटली एक्सपोज हिमसेल्फ। इसमें होता क्या है, इनएडवर्टेंटली इसमें जो स्पीकर जो होता है ना वो अनजाने में अपने आप को खोल देता है, अपने आप को बता देता है। ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें जो कैरेक्टर होता है वो अननोइंगली अपनी बात कह देता है। इसमें जो है इसके जो की फीचर्स जो होते हैं, ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इसमें की फीचर जो होते हैं, सिंगल स्पीकर होता है, ओनली वन वॉइस स्पीक्स थ्रू आउट, द पोएट डिसअपियर्स बिहाइंड द पर्सन। और जो पोएट होता है वो उस कैरेक्टर के पीछे डिसअपियर होता है, दिखाई नहीं देता है, ये एक आदमी के द्वारा। इंप्लाइड लिसनर देयर इज एन ऑडिटर इन द पोएम ऑफन साइलेंट। इसमें एक ऑडिटर होता है, ऑडिट करने वाला होता है, अर्थात जो है उसको सुनने वाला होता है, उसको देखने वाला होता है, उसको परखने वाला होता है। ऑडिटर होता है इन द पोएम, वो जो बोलने वाला नहीं होता है, जो कहता है कि टू हुम द स्पीकर एड्रेस, जिसको वो स्पीकर एड्रेस करता है। दिस इंप्लाइड लिसनर्स इज क्रूशियल फॉर द ड्रामेटिक डायनामिक। ये क्या होता है, दिस इंप्लाइड लिसनर, ये जो मौन, इंप्लाइड के माने मौन लिसनर होता है, लिसनर इज क्रूशियल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फॉर ड्रामेटिक डायनामिक, और फॉर द ड्रामा के लिए और उसके डायनामिक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी अगर हम स्पेसिफिक ड्रामेटिक सिचुएशन की बात करते हैं, द पोएम टेक्स प्लेस एट ए डिसिसिव मोमेंट और इन अ रिवीलिंग सिचुएशन। ये क्या होता है, द पोएम टेक्स प्लेस, ये पोएम जो होती है वो कहां होती है, टेक्स प्लेस एट ए डिसिसिव, निर्णायक मोमेंट में। कोई निर्णायक मोमेंट होता है, कोई निर्णायक क्षण होता है, उसी पर ये आती है। और रिवीलिंग सिचुएशन, या कोई चीज रिवील होने वाली होती है या खोलने वाली होती है, उसी सिचुएशन में इस पोएम का प्रयोग किया जाता है। इसका जो रिविलेशन क्या होता है, रिविलेशन ऑफ कैरेक्टर। रिविलेशन के माने सिंपली जो है रहस्य उद्घाटन समझ लीजिए।
तो ये रहस्य उद्घाटन होता है ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का रहस्य उद्घाटन होता है इसमें, अर्थात उसका रहस्य खुलता है। द मोनोलॉग्स मेन इफेक्ट इज द साइकोलॉजिकल, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। द स्पीकर डिस्क्लोजेस, जो स्पीकर होता है वो खोलता है ऑफन अनविटिंगली हिज हर मोटिव्स बेसिस और मोरल फीलिंग। ये क्या कहता है, वो स्पीकर जो डिस्क्लोजेस ऑफन अनविटिंगली जो वो इस तरीके की चीजों को वो खोलता है जिसकी विटनेस नहीं होती है। हिज हर मोटिव, वो अपने मोटिव को खोलता है, और ब्यासिस अर्थात पूर्वाग्रहों पर, और मोरल फीलिंग जो उसका पूर्वाग्रह होता है अर्थात या जो उसकी गलत फहमी होती है उस पर जो है वो अपने मॉरल फीलिंग्स, जो उसकी नैतिक फ्लेयरनेस होती है उसको वो खोल देता है ना, जो उसकी जो जिम्मेदारी होती है और वो उसको नहीं ये होता है तो कह पाता है। तो उसी तरीके से साइलेंट ऑडिटर के सामने वो अपनी बात कह देता है ना। वीडियो लंबा होता है, वरना अगर ऑफलाइन क्लासेस होती है तो बड़ी मजेदार बातें आती हैं। तो ये चीज है इसमें। ड्रामेटिक आयरनी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फ्रीक्वेंटली द रीडर अंडरस्टैंड मोर देन द स्पीकर डस, कहता फ्रीक्वेंटली द रीडर अंडरस्टैंड मोर देन द स्पीकर डस। देखिए इसमें होता क्या है, ड्रामेटिक या आयरनी होता है, और इसमें ये चीज होती है कि फ्रीक्वेंटली द रीडर अंडरस्टैंड मोर देन द स्पीकर डस। जो स्पीकर जो बोलने वाला होता है वो जितना बोला उससे ज्यादा सुनने वाला जो रीडर्स होता है या पढ़ने वाला वो समझ जाता है। द स्पीकर में बी अनरिलायबल और सेल्फ डिसीविंग, वो क्या होता है, अनरिलायबल होता है, अविश्वसनीय होता है। जो स्पीकर होता है ना वो अविश्वसनीय होता है, और सेल्फ डिसीविंग या वो स्वयं को धोखा दे रहा होता है। जो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो कहता है वो दो तरीके से आता है, या तो वो सेल्फ डिसीविंग होगा या अनरिलायबल होगा, अविश्वसनीय होगा, या स्वयं को धोखा देने वाला होगा, खुद को धोखा देते हैं, सेल्फ डिसीविंग। अब बात कर रहे हैं नैरेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं। द पोएम ऑफन टेल्स अ स्मॉल स्टोरी और गिव्स द बैकग्राउंड थ्रू स्पीच बट द फोकस इज कैरेक्टर नॉट प्लॉट। क्या कहता है, द पोएम जो है ना ऑफन टेल्स अ स्मॉल स्टोरी, एक छोटी सी कहानी बताती है, और गिव्स द बैकग्राउंड या कोई बैकग्राउंड बताता है थ्रू द स्पीच, जो स्पीच आई थी उसके थ्रू बताता है। बट द फोकस इज कैरेक्टर, वो केवल वो कैरेक्टर को फोकस करता है, वो प्लॉट को फोकस नहीं करता, वो पूरे प्लॉट को नहीं बताता है, बल्कि केवल एक कैरेक्टर के बारे में बात करता है। थोड़ा सा इसके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो है डेवलपमेंट कब हुआ था, इसकी ओरिजिन कब हुई थी, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और इसका ओरिजिन कब हुआ। तो इसमें देखिए द ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज रूट्स इन ड्रामेटिक स्पीच, ये ड्रामेटिक स्पीच इसकी रूट है, इसकी जड़ है शेक्सपियर सॉलिलॉकी, जिसे शेक्सपियर की सॉलिलॉकी कहा जाता है, एंड इन लिरिक कन्फेशन, और ये एक लिरिक कन्फेशन होता है, बट बिकम्स अ डिस्टिंक्ट पोएटिक जेनर इन द 19th सेंचुरी। ये एक लिरिक कन्फेशन होता है, लेकिन ये बट बिकेम हो गया अ डिस्टिंक्ट, एक अलग पोएटिक जेनर बन गया था इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में इसे एक अलग जेनर, इसे एक अलग फॉर्म ऑफ पोएट्री कह दिया गया या फॉर्म ऑफ लिटरेचर कह दिया गया। आगे इसमें कौन लोग इसको ये कहते हैं, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विक्टोरियन एरा में इन्होंने क्या था, विक्टोरियन परफेक्टेड द फॉर्म, इसको पोएम लाइक माय लास्ट डचेस इसको क्या था, एंड रिया डेल सार्टो एंड पोर्फिरियाज लवर आर द पैराडाइम। ये जो पैराडाइम है इस पे जो है ये इसके उदाहरण, पैराडाइम के माने होता है उदाहरण, इसके जो पैराडाइम है ये पोर्फिरियाज लव है, और जो है माय लास्ट डचेस है ये उसके शानदार उदाहरण है। आगे देखिए इसमें क्या कहते हैं, ब्राउनिंग यूजेस कॉलिक्वियल रिहॉर्टिकल स्पीच टू द ड्रामेटिक कैरेक्टर्स। इसमें जो कॉलिक्वियल बोलचाल की भाषा में, कॉलिक्वियल के माने होता है बोलचाल की भाषा में इसको यह किया था, या जो है अलंकारिक भाषा में इसे प्रस्तुत किया था। रिहॉर्टिकल के माने होता है अलंकारिक भाषा। ड्रामेटाइज कैरेक्टर, जो ड्रामेटाइज कैरेक्टर के लिए इसको क्या था। अल्फ्रेड टेनिसन की बात आती है कि इसको और किसने डेवलप
किया इज यूलिसिस आल्सो यूज फर्स्ट पर्सन ड्रामेटिक स्पीच टू एक्सप्लोर वॉइस एंड सिचुएशन। इसमें यह क्या था कि आल्सो यूज फर्स्ट पर्सन ड्रामेटिक स्पीच, एक फर्स्ट पर्सन ड्रामेटिक स्पीच टू एक्सप्लोर वॉइस और सिचुएशन, जो किसी वॉइस को या सिचुएशन को, किसी बात को या किसी सिचुएशन को एक्सप्लोर करता है, शो करता है। इसमें यह आता है इन द 20th century poets such as T.S. Eliot, the love song of Jane Alfred Prufrock and the other adopted the monologue फॉर मॉडर्न साइकोलॉजिकल एंड सोशल थीम्स। बाद के जो राइटर थे, 20वीं शताब्दी के जो पोएट्स थे, जिसमें टी.एस. इलियट है, इन लोगों ने क्या किया था, इसको एडॉप्ट किया था। कैसे? द मोनोलॉग फॉर मॉडर्न साइकोलॉजिकल एंड सोशल थीम्स के फॉर्म में इसे प्रयोग किया था। व्हाई इट इज मैटर, ये मैटर क्यों करता है, इसका मामला क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ते हैं, इसका मैटर क्या है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग enable poetry to become a stage for the psychological realism। ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है ना, इस एनेबल है, ये योग्य बनाता है पोएट्री टू बिकम अ स्टेज फॉर साइकोलॉजिकल रियलिज्म। ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म के योग्य इसे बनाता है, अर्थात साइकोलॉजिकल तरीके से, जो मनोवैज्ञानिक रूप से उसे वास्तविकता की तरफ लेके जाता है। बाय गिविंग अ वॉइस टू अ सोशल मार्जिनल, जो ये एक आवाज देता है, किसको, टू सोशल मार्जिनल, जो सामाजिक जो मार्जिनल है, जो है किनारे किए गए हुए हैं, मार्जिनल के माने किनारे किए गए या हाशिए पे लाए गए या गौण कह लीजिए, इनको गौण बनाया गया है, उन्हें जो है उनके लिए सोशली मार्जिनल के लिए इशू किया गया था, एक आवाज दी गई थी। जैसे जो लोग सामाजिक स्तर से थोड़ा सा पिछड़े होते हैं या उनका समाज में कोई असर नहीं होता है, तो खुल के कोई बात नहीं कहते हैं, लेकिन जो है अकेले में तन्हाई में होते हैं तो कुछ न कुछ कह देते हैं, कोई न कोई बात कह देते हैं। तो उसी तन्हाई वाली बात को इसमें प्रयोग किया गया था, है ना। जैसे कोई ये है, कोई किसी बात पे व्यंग कर रहा है, तो अब उसको डांट रहा है, जो छोटा आदमी उसको डांट रहा है, फटकार रहा है या कुछ उसको कह रहा है, तो वो उस समय मानो बोलेगा, फिर आगे अपने ना देखा तो मैं, अपने ना देखा तो मैं, अपने लिखवा के ना देखा तो मैं, तू क्या करे तो, है ना। जैसे एक लड़का सिगरेट पी रहा था, तो एक आदमी ने उसको जो है, यार सिगरेट मत पिया करो, तो वो उनके फॉर्म में नहीं बोल पाया, तो बाद में मन मना कहता है अपने लड़के को जाकर पहले देखें, तो वो खुद होता है साइलेंट लिसनर की तरह, वो बोलता है। इसे ही ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरीके से ये आता है। तो टू द सोशल मार्जिनल मोरली एम्बिगुअस, जो मोरली एम्बिगुअस होते हैं, अर्थात जो है ये मोरली एम्बिगुअस होता है, अनेकार्थी भी होता है कभी कभी, और हिस्टोरिकली स्पेसिफिक भी होता है, ये कभी कभी हिस्टोरिकली स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है। पोएट्स कुड एक्सप्लोर, पोएट एक्सप्लोर कर सकता है सब्जेक्टिविटी, इसकी सब्जेक्टिविटी को एक्सप्लोर कर देता है, इसके जो थीम को एक्सप्लोर कर देता है, और क्या कर देता है, हिपोक्रेसी, उसके पाखंड को भी, आइडियोलॉजी, उसके आदर्श को भी, एंड प्राइवेट मोटिवेशंस को भी कर देता है। बिहाइंड द पब्लिक एक्शन, बिहाइंड पब्लिक एक्शन, जब पब्लिक के एक्शन के पीछे ये सारी चीजों को खोल देता है, ये जैसे अभी मैंने बताया था आपको। द फॉर्म इन्फ्लुएंस, ये फॉर्म जो प्रभावित करती है मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंट्स विद द वॉइस एंड अनरिलायबल नारेटर्स। ये जो क्या कहते हैं, ये जो फॉर्म है, ये अनरिलायबल नारेटर्स के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट्स किया गया है, उन्हीं के ऊपर ये जो है तजर्बा किया गया है। रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल अगर हम इसका देखते हैं तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट एड्रेसेस है, एंड्रिया डेल सैटेरो है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसिस है, टी सीरीज की लव सॉन्ग ऑफ जेन अल्फ्रेड प्रूफ्रोक है, मॉडर्न वेरिएंट में या ये एलिजाबेथ बैरेट की ब्राउनिंग की है, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन है, हैज ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इस तरीके की चीजें थी। इसका थोड़ा सा हिंदी भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हिंदी भी देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से इसको मैंने हिंदी भी इसमें सॉरी शानदार में बोल दिया, ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में इसको दिया है, देखिएगा इसको। फिर उसके बाद इस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, डिफाइन द ड्रामेटिक मोनोलॉग, डिस्कस इट्स ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट इन द इंग्लिश लिटरेचर। देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिया है, इसी में से आपको
एक एक पार्ट को बांट करके भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रामेटिक मोनोलॉग का इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद इसकी ओरिजिन है, की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी स्पेसिफिक ड्रामेटिक सिचुएशंस हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। ध्यान दे करके पढ़िए ताकि आप हर प्रश्न के उत्तर दे सकें। डेवलपमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है क्योंकि इसमें कई चीजों को मैंने डाल दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है। इसके सिग्निफिकेंट को दे दिया है, कंक्लूजन। दूसरा क्वेश्चन आता है राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे ना, देख लीजिए इसका, है ना, स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस। इसका रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस का जो है क्रिटिकल अप्रिशिएशन देना है। एक एक करके देखिए, इसमें पॉइंट वाइज मैंने दे दिया है। इसका एंड देख लीजिए, फिर उसके बाद हाउ डज द ड्रामेटिक मोनोलॉग डिफर फ्रॉम द सॉलिलॉक्वी एंड लिरिक, इलस्ट्रेट विद द रेफरेंस। ये जो है लिरिक्स और सॉलिलॉक्वी से ये कैसे डिफर है, इसके बारे में बात करना है आपको ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन रहता है ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है और सॉलिलॉक्वी क्या है। तो इसको मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है ताकि आप इस बात को समझ सकें। आगे का जो टॉपिक है, इसमें एग्जाम्पल ऑफ टेनिसन का दिया गया है, यूलिसिस का ये है कि डिफरेंट समराइज्ड इसके जो है इसको सॉलिलॉक्वी की जो की डिफरेंस है, जिसको बताया ड्रामेटिक सिचुएशन, इसमें सारी चीजें दी गई हैं। रिलेशन मोड है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस थे, इसको आप स्टडी कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा और जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरीके से इसको अध्ययन कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार था और ये टॉपिक भी बहुत शानदार है। ड्रामेटिक मोनोलॉग प्राय आप लोग इसको समझने में असमर्थ होते हैं, तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा और जहाँ पे भी आपको परेशानी फील हो रही हो वहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि ये टॉपिक क्या है, इस पे मैटर क्या है। तो उसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में आंसर देने लायक होगा तो मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, अदरवाइज उस पर वीडियो आपको दूंगा। मिलते हैं इस तरीके के वीडियो में। थैंक यू।